नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 1। दोस्तों, आपके लिए पॉलिटी की भी क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पहली क्लास कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, पॉलिटी की आप लोगों को डेली चैप्टर वाइज क्लास मिलने वाली है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत का संवैधानिक इतिहास। दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो सभी क्वेश्चंस दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज के साथ बिल्कुल दोस्तों लास्ट तक जुड़े रहिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और दोस्तों, अब जीके जीएस में आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। अब दोस्तों हमने पूरे 50 में से 50 की जंग स्टार्ट कर दी है और इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं आने वाला। आप दोस्तों अपने एग्ज़ाम में 50 में से 50 बिल्कुल सही करके आओगे। बस आपको इन सभी सीरीज़ के साथ बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहना है। तो आइए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को जीके जीएस की जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके हम आप लोगों को टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में यानी 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। पहली बात दोस्तों, जो पूना पैक्ट था यानी जो पूना समझौता था, ये किस सन में हुआ था? तो 1932 यानी 1932 ईस्वी में जो पूना समझौता था ये हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो किस किस के मध्य हुआ था पूना पैक्ट? तो बी आर अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो इसका मेन प्रावधान क्या था? तो दोस्तों, ये इसका जो मेन प्रावधान रखा गया था वो निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और छूट गया दोस्तों। जो पूना पैक्ट है 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपको याद रखना, पुणे में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? पुणे में। तो ये स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? यानी दोस्तों कौन सा अधिनियम है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश अगर जारी करना है उसकी शक्ति प्रदान की गई, किस अधिनियम में? दोस्तों, बहुत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो एक्ट और अधिनियम है इनसे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही बने, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी इंडियन काउंसिल जो अधिनियम है, तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल होगा भारत का, उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें प्रदान की गई। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, आपके हर एक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में पारित किया गया, यानी 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये पारित किया गया। तो आपको याद रहे, इसका जो सन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? यानी दोस्तों, जो भारत का गवर्नर जनरल होते थे उस समय, तो दोस्तों ये किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। यानी दोस्तों जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को
जो है उसकी जो अपनी समिति के निर्णयों का अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य आप लोग जरूर याद रखिए, जो कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। इसका दोस्तों जो मेन कारण था, तो इसका यही रीजन था, तो आप लोग ज़रूर याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जो महारानी विक्टोरिया थी, इनको जो भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना दोस्तों, इन्हें 1877 यानी 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री का नियुक्त किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिंटे मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार था, ये कब आया था, तो 1909 में 1909 में दोस्तों ये सुधार पारित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी दोस्तों जो निर्वाचन होगा देश में उसको उसमें वोट डालना। ठीक है, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया। अभी हमने आपको बताया दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार था ये किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 1909 यानी 1909 में ये जो एक्ट है वो पारित किया गया था बिल। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इस अधिनियम को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, तो आपको याद रखना है जो मार्ले मिंटो सुधार है इसको दोस्तों भारत, आप लोग नोट कर लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 बोलते हैं। ठीक है, अधिनियम 1909 बोलते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। यानी दोस्तों जो मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो दोस्तों ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल है ये प्रारंभ किया गया था किसके लिए, तो मुसलमानों के लिए, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। यानी दोस्तों जो 1909 का भारत काउंसिल यानी परिषद अधिनियम था, या इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें जो बात की व्यवस्था की गई थी वो कौन सी बात थी, तो दोस्तों इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिंटो को, किसको, मिंटो को कहा जाता है, आप लोग याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। यानी दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसमें जो प्रावधान थे उनका जो सार था, उनका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनका जो उद्देश्य था प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ठीक है, क्या, प्रांतों में दोहरा शासन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों इसकी विशेषताएं के बारे में बात करें, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसकी विशेषताएं क्या थी, तो दोस्तों इसमें जो विशेषताएं थी इसकी 6 विशेषताएं थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, और इसके बाद दूसरे नंबर दोस्तों था केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था और लोक सेवा आयोग का गठन,
इसी की विशेषता है। और पहली बार महिलाओं को मतदान देने का जो अधिकार है वो भी इसी की विशेषता है। और दोस्तों जो केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग करना, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषता है। और जो प्रांतों में दोहरा शासन, ये भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की विशेषता। तो आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लिए हर एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं है। यानी दोस्तों जो 1946 का कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 मंत्रियों को गठित किया गया था। तो उन 3 में से इसमें से कौन सदस्य नहीं है, नीचे जो दिए गए ऑप्शन, तो कौन इनका सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो लॉर्ड एमरी थे ये इसके सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी दोस्तों जो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, आपको ये बताना है, ये फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तान की स्वीकृति की बात की गई है ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया है। यानी दोस्तों जो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद इसका जो शासन है वो किसके अंतर्गत चलाया गया। तो दोस्तों ये जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय को वर्ष यानी भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। यानी दोस्तों जो भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है वो किस नाम से जानी गई। तो दोस्तों आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों उस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों आम तौर पर जो बोलचाल में लोग इसे मन बाटन योजना भी कहते थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। यानी दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसके तहत विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन है वो किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों इसका जो अंतिम निर्वाचन है वो 1945 यानी 1945 में इसका अंतिम निर्वाचन हुआ। अगर बात करें दोस्तों इसका पहला निर्वाचन कब हुआ, पहला निर्वाचन, तो आपको याद रखना पहला जो निर्वाचन दोस्तों 1926 में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यानी दोस्तों जो अखिल भारतीय महासंघ है इसको स्थापित करने का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। यानी दोस्तों किस शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, स्थापित की गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी दोस्तों आप वीडियो में कुछ सीख पाओगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। यानी दोस्तों भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो 1935 अधिनियम था इसी के तहत जो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी।
तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी, ये किस अधिनियम की थी दोस्तों? तो आपको याद रखना दोस्तों 1935 यानी 1935 जो भारतीय शासन अधिनियम था, इसमें प्रांतीय स्वतंत्रता की प्रमुख विशेषता थी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यानी दोस्तों जो भारत में सचिव का पद है वो किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत यानी 1858 के तहत भारत में एक सचिव का पद होगा, ये बात बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो दोस्तों ये जो है किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 यानी 1935 जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? अभी हमने आपको दोस्तों पीछे बताया है कि जो कैसा कौन सा अधिनियम है जिसके तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जो है हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? आइए दोस्तों हम लोग मिलान करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसलिए बताना है क्योंकि मैंने अभी आप लोग वीडियो के ये सब बीच में और स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ आपको मिलाना है कि जो मिंटो मार्ले सुधार 1909 में हुआ था, इसके तहत क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन किया गया, तो ये सब किस अधिनियम के तहत किए गए? तो आपको ये मिलान करके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से बताना है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है, तभी दोस्तों मैं आप लोगों को समझूंगा, नहीं आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो पॉलिटी की पहली क्लास थी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपको समझ में भी आई होगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो हमने लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आपको इसलिए एक बार जब भी टाइम मिले आप ज़रूर इस वीडियो को देखना अपने एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।